ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बदजुबानी बेहिसाब है और अब कोर्ट में इसका हिसाब होगा। मैं कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की बात कर रही हूं, जिनकी बदजुबानी को लेकर एबीपी न्यूज तो देखिए लगातार सवाल उठाता रहा है। एबीपी न्यूज ये पूछता रहा कि खुद को संत कहने वाला महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है, उसकी भाषा इतनी अभद्र कैसे हो सकती है। अनिरुद्ध आचार्य की बदजुबानी के हिसाब की अब बारी आ गई है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट केस दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है और ये जो आदेश है वो मथुरा की अदालत ने जारी किया है। अक्टूबर में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी अनिरुद्ध आचार्य ने। उसी मामले में अनिरुद्ध आचार्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें कानूनी तौर पर बढ़ गई हैं। अनिरुद्ध आचार्य पर सीजेएम न्यायालय में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस केस में 1 जनवरी को अब सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का बयान दर्ज होगा। दरअसल अक्टूबर में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी की थी और कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य अपने खिलाफ किए गए केस का जवाब देने की तैयारी में लगे हैं। वकीलों के साथ उनका मंथन भी चल रहा है। तो महिलाओं का अपमान, फंस गए अनिरुद्ध आचार्य। कोर्ट में जवाब देंगे अनिरुद्ध आचार्य। ये एक तरफ तस्वीर अनिरुद्ध आचार्य की देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ वो सीजेएम कोर्ट का आदेश आप देख रहे हैं, जिसमें अदालत ने परिवाद स्वीकार करते हुए जो याचिकाकर्ता है उसका बयान दर्ज करने के लिए 1 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। तो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और रंजीत रंजन ने इस मामले को लेकर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है, मैं खुश हूं कि कोर्ट ने केस का आदेश दे दिया है। लोग ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करें, ये कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की तरफ से कहा गया है। तो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों से बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर जो महिला सांसद हैं, उन्होंने बाबा पर जो एक्शन अदालत की तरफ से लिया गया है अभी तक, हालांकि ये पहला पड़ाव ही कहा जाएगा, उसको लेकर खुशी जताई है। मैं खुश इस बात से हूँ कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज किया है। जो गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो सोसाइटी करप्ट होती है। महिलाएं इतनी चीज़ों से जूझी हैं, इतने चैलेंजेस से उभरी हैं, अपनी लड़ाई लड़कर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है, उसको धूमिल करने का जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने काम किया, गुरु होने के नाते मैं मानती हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर एफआईआर दर्ज किया है वो अपनी गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे, यही अपेक्षा है। इसके मथुरा का एक बाबा है अनिरुद्ध आचार्य, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उस बाबा ने ये कहा था कि 25 साल की महिलाएं शादी करती हैं, उससे पहले वो मुंह मारती हैं। देखिए, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बाबा हैं जिनकी जगह जेल में है, जिनकी जगह प्रचार में नहीं है और ना ही इनको सुनना चाहिए। और इस मामले में तो एज अ वुमेन मैं ये कहूँगी कि ऐसे बाबाओं को आप मुंह क्यों लगाते हैं, ऐसे बाबाओं के सामने आप जाते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद कीजिए, इनकी दुकान बंद कीजिए, ये अपने मुँह में टेप लगा लेंगे। वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले उनके लाइसेंस डायरेक्टली विच विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएंगी। होटल्स एंड अदर रिलेटेड्स, बाकी सारे पहने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ यानी ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपल्सरी पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर एम्प्लॉइंग द एनी एम्प्लॉयर्स इन द टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। इवन तो अपने लाइफ गार्ड दे आर 100% 24/7 जहाँ पे हैं। मैं टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ
whenever there is a lifeguard is requesting not to go for the swimming, they should avoid the swimming into the danger zone. जहाँ पे हमने बहुत जगह पे देखा है, जब हमारे गोवा is only the state which is having the lifeguard on the beaches. No other state having any lifeguard on the beaches. We are continuously monitoring through our lifeguard, through the Drishti is our agency at present. और वो बार बार टूरिस्ट को और बाकी लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट यानी उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी पानी में जाते हैं. इसलिए यानी मेरी टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट के रूल फॉलो करें. स्टेट में अच्छी तरह से यानी टूरिज़्म बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अच्छी तरह से बिहेव करना ज़रूरी है. लीकर ट्रेड लाइसेंस, टाइमिंग के बाहर जो लीकर सेल करता है, जिसके पास जितने बजे तक की टाइमिंग है तब तक ही वो लीकर सेल करे. मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बजे के टाइमिंग के बाद यानी उनके पास विदाउट हैविंग द प्रॉपर लाइसेंस दे आर सेलिंग द लीकर्स, एंड द गवर्नमेंट विल, द एक्साइज डिपार्टमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम, सो दैट इन फ्यूचर 2 बार के बाद उनके लाइसेंसेस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे. इसीलिए आज के मीटिंग में TTAG, GCCI, CI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शेक ओनर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, एयर अथॉरिटीज़, रेलवेज, ये सभी लोग आज के इसमें मौजूद थे. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सुन रहे हैं. गोवा अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री का बयान. सुरक्षा के इंतजाम पर कड़ी निगरानी सरकार रख रही है. गोवा अग्निकांड को लेकर सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि अब सुरक्षा के इंतजाम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. कहीं पर भी अगर किसी तरीके की कोई लापरवाही है और कोई अगर किसी अनियमितता को आगे बढ़ा रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा. और ऐसे में सभी से सहयोग की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है. गोवा जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों से भी कहा जा रहा है कि आप भी जो सुरक्षा के मापदंड गोवा सरकार तय कर रही है उनका पालन जरूर कीजिए. तो गोवा अग्निकांड, यही गोवा में ही नाइट क्लब में वो आग लगी थी जिसकी चपेट में आकर 25 लोगों की जान चली गई. और उसके बाद जो एक के बाद एक खुलासे इस नाइट क्लब को लेकर हुए कि कैसे यहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ रही थी. प्रशासन की नाक के नीचे किसी नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया जा रहा था और यही वजह रही आग लगने से लेकर 25 लोगों की जान जाने की. अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक तरीके से प्रोएक्टिव रोल जो निभाया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम पर सरकार की नजर कड़ी है, ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ कर दिया है. गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें. लूथरा बंधुओं के साझेदार अजय की कोर्ट में पेशी हुई है. आरोपी अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंच रही है. गोवा पुलिस अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड लेगी और फिर अजय गुप्ता को गोवा लाया जाएगा. फरार चल रहा था अजय गुप्ता भी, आखिरकार अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है. और देखिए अजय गुप्ता जो है वो कैसे पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया था. एक निजी अस्पताल में स्पाइन इंजरी का मरीज बनकर ये अजय गुप्ता भर्ती था. वहीं से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और अब साकेत कोर्ट लेकर जाया जा रहा है. तस्वीर आपके सामने. लूथरा ब्रदर्स के जो साथी है अजय गुप्ता अब जो है यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे ले जाने के लिए साकेत कोर्ट के लिए जो है वो निकाला जा रहा है. लूथरा ब्रदर्स कहाँ पर है? अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स कहाँ है? यहाँ पर आप तस्वीरों में कि पुलिस की जो टीम है वो अजय गुप्ता को लेकर के जो है वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जो है वो निकल चुकी है और साकेत कोर्ट की तरफ जो है वो लेकर के जाया जा रहा है, जहां पर अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड जो है वो ली जाएगी और गोवा जो है वो लेकर के जाया जाएगा. आप देखिए कि तस्वीरों में कि पुलिस की टीम जो है वो अजय गुप्ता को लेकर के जो है वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जो है वो साकेत कोर्ट के लिए निकल चुकी है. कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सूरत की, किस तरह से यहाँ पर भयावह आग लगी हुई है. और देखिए हर खिड़की से यहाँ पर धुआं, आग की लपटें आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये भयानक आग लगी हुई है. सूरत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं और यहाँ भीषण आग, धुआं ही धुआं चारों तरफ और खिड़कियों से आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं. टेक्सटाइल मार्केट जिसका एक बड़ा बाजार ये सूरत, जहां पर
ये आग लगी हुई है टेक्सटाइल मार्केट में और जाहिर तौर पर भारी मात्रा में यहाँ पर कच्चा माल रखा हुआ था, कपड़ा रखा हुआ था। ऐसे में जो आग है वो लगातार फैलती चली गई और उसे काबू पाने में यहाँ पर दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से पानी की बौछारें यहाँ पर की जा रही हैं। दमकल कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये करीब 7:14 पे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया था और नियरेस्ट जो 3 फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ भेजी थी यहाँ पे, डुम्बाल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन, मान दरवाजा फायर स्टेशन। यहाँ जब अधिकारी कर्मचारी पहुँचे यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि पूरा मार्केट जो है उसमें स्मोक था, डेंस स्मोक था और 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे फ्लेम थी। और आग बड़ी होने की वजह से, विकराल होने की वजह से ब्रिगेड को डिक्लेयर किया और तमाम गेट से करीब 20 से 22 फायर टेंडर यहाँ पे पहुँचे और टर्न टेबलेटर, हाइड्रोलिक इन सब की मदद से और ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन के, क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, सभी ने जो BA सेट की मदद से अंदर घुसे और उसकी मदद से फायर फाइटिंग की। करीब 4 कलाक के बाद में अभी पूरी तरह से आग काबू में है और जो टॉप फ्लोर पे मालिया है उसमें कूलिंग की कामगिरी भी चालू है। तो आग पर काबू पा लिया गया है। धनराज वागले हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे। धनराज, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जो अधिकारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, गुजरात के सूरत में परत पाटिया इलाका आया है और परत पाटिया इलाके में राज टेक्सटाइल मार्केट करके ये मार्केट है और कपड़े की मार्केट है। यहाँ पर दूसरे और 7वें माले पर भीषण आग लग चुकी थी। ऐसे में 15 से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं उन्हें वहां भेजा गया था। हालांकि ब्रिगेड को जाहिर किया गया। सुबह 6:30 बजे से ये आग लगी थी। ऐसे में कोई कामदार वहां पर मौजूद नहीं थे तो कोई जान हानि की ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे आग विकराल स्वरूप धारण कर रही थी वैसे वैसे फायर ब्रिगेड ने एक के बाद एक दमकल को बुलाया था। फिलहाल आग काबू में ले ली गई है और पुलिंग का कामकाज चालू है। इस प्रकार से सुबह में 6:30 बजे आग लगी थी। ऐसे में एक भी कामदार जो मार्केट में मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड थे वो मौजूद थे। ऐसे में बड़ी जानहानि है वो टली है। लेकिन बार बार इस प्रकार से टेक्सटाइल मार्केटों में आग लगना सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जो फायर सेफ्टी के साधन हैं वो तो होते हैं लेकिन उसे चलाने वाले जो कामगार वर्ग होते हैं वो नहीं होते। ऐसे में जो छोटी आग होती है वो धीरे धीरे विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। फिलहाल ये आग को काबू में लिया गया है और करोड़ों का कपड़े का जत्था है वो दूध उठे जल उठा है। जी बहुत धन्यवाद धनराज वागले आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को फटकारा है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी गई, सवाल पूछा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। केंद्र इतने समय से क्या कर रहा था? बाकी एयरलाइंस का किराया 40,000 तक कैसे बढ़ गया, ये सवाल पूछे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने और सख्त टिप्पणी की है। साथ ही केंद्र सरकार को फटकारा भी है। कहा कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी गई, वक्त रहते ही हालात को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और इतने समय से केंद्र क्या कर रहा था, क्या कदम केंद्र की ओर से उठाए गए और ऐसे सूरत हाल में बाकी एयरलाइंस ने क्यों फायदा उठाते हुए अपना किराया 40,000 तक बढ़ा दिया। ये किराया कैसे बढ़ाया गया, ये बड़े सवाल पूछे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने और साथ ही केंद्र को फटकारा भी है और सख्त टिप्पणी भी की है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिए गए, क्यों वक्त रहते उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया और क्यों ऐसे समय में बाकी एयरलाइंस ने अपना किराया बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया गया। 30 से 40,000 तक किराया बढ़ाने की छूट आखिरकार कैसे दे दी गई बाकी की एयरलाइंस को। इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है, ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है, मंत्रालय की इसमें सीधी भूमिका नहीं है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। सुशील, सख्त टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट की। जी बिल्कुल, देखिए इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और DGCA से कई अहम सवाल किए। सबसे बड़ी बात जो चिंता दिल्ली हाई कोर्ट की रही उसमें सीधे तौर पर जो सवाल किया गया उसमें DGCA और केंद्र सरकार से यह सवाल किया गया कि जब इंडिगो को इस पूरे मामले में तमाम पायलटों की सुरक्षा को लेकर पहले ही नियम लागू करने का आदेश दिया गया था तो DGCA की
की तरफ से इंडिगो को लेकर कोई कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि कार 24 जो फिलहाल पायलट की सुरक्षा को लेकर लागू करने के नियम चल रहे थे, उनको लेकर डीजीसीए की तरफ से कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया जब इंडिगो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब इंडिगो का संकट शुरू हुआ तो अदर जो एयरलाइंस है उन्होंने किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया जो 39 से 40,000 45,000 हो गया। ऐसे में डीजीसीए या केंद्र सरकार की तरफ से समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों ऐसे संकट हुए कि तमाम यात्रियों को एयरपोर्ट पर सोना पड़ा, उनको परेशानी हुई। आखिर इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जब इस पूरे मामले में उन्होंने संज्ञान लिया तो उन्होंने तुरंत इंडिगो को शो कॉज नोटिस भेजा, इंक्वायरी स्टेब्लिश किया है, जुर्माने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट नाराज था क्योंकि परेशानी आम जनता से जुड़ी हुई थी। इसलिए सीधे तौर पर यह कहा कि अगर मंत्रालय की पूरे मामले में सीधी भूमिका नहीं है तो इसका मतलब क्या स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में मोर्चा संभाला और कार्रवाई की। लेकिन बात सवाल ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है और उसमें जो देरी हुई है उस पर नाराजगी, जो कदम केंद्र की ओर से उठाए गए, जो कदम केंद्र ने सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हमने ये किया, उससे कोर्ट संतोष दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण भसीन, मेरे सहयोगी भी। वरुण, यहाँ पर केंद्र की तमाम दलीलें कोर्ट को रास नहीं आई। कोर्ट ने जो फटकारा है केंद्र को, वो बताने के लिए काफी है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें हाईकोर्ट ने जो एक लाइन कही है, जैसा कि सुशील बता रहे थे, कि साफ कहा कि क्या डीजीसीए सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्या डीजीसीए का ये काम नहीं था कि आपको विजिलेंस करनी होती है। आप 1 तारीख को भी मीटिंग करके उठे इंडिगो से, तब भी आप ये नहीं भाप पाए कि आप 3 और 4 को इस तरह की स्थिति हो सकती है। नहीं, क्योंकि 1 तारीख से जब चल रहा था और 1200 फ्लाइट अगर नवंबर में कैंसिल हो चुकी थी, आपके पास आंकड़े थे, तो आप इसको भाप क्यों नहीं पाए। आप क्या कर रहे थे, आपने बाद में जो कदम उठाए हैं वो पुरानी चीजों को सही करने के लिए उठाए हैं। लेकिन आपका जो काम था, जो विजिलेंस का काम था, आपको समझना था कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्या वो वाकई में मेरे लाए हुए कानून पर काम कर रहा है। वो चीज आप टाइम पर नहीं समझ पाए और उसके कारण यात्रियों को प्रॉब्लम हुई। और इसी चीज को कह रहा था, अभी भी ये कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं है इंडिगो पे। इंडिगो के 10% इस वक्त जो कटौती करने को कहा गया है, वो 1 महीने नवंबर में उसको उड़ाने में वैसे भी सफल नहीं हो पा रहा था, तो उसी को बोला है कि आप जो नवंबर में नहीं उड़ा पाए, जो 1200 उड़ाने आपकी रद्द हुई है, उसको हम कटौती के रूप में आपको इस वक्त बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा अभी तक कोई कदम देखने को मिला नहीं है सरकार की तरफ से इंडिगो पर कि जो दिखे कि वाकई में जिन्होंने सड़कों पे, यानी कि इस वक्त एयरपोर्ट पर लोगों को सोने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई ऐसी कुछ पेनल्टी नजर आए। और आइए आपको दिखाते हैं सूरत की तस्वीरें। गुजरात के सूरत में जहां टेक्सटाइल मार्केट में ये भीषण आग लगने की खबर आज सुबह करीब 7 बजे फायर ब्रिगेड को दी गई और यहां पर मौके पर 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, और घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। फिलहाल कूलिंग का काम जारी है। कोई कामगार तो यहाँ मौजूद नहीं था, तो ऐसे में जान बच गई, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन करोड़ों के माल का नुकसान हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खिड़कियों से भी आप धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं। जो फायर फाइटर्स है वो यहाँ पर किस तरह आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर 3रे, 5वें और टॉप फ्लोर पर आग की लपटें देखी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में ये भीषण आग लगने की खबर, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।